नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अरुणाचल में एलएसी पर चीन कैसे चित हुआ, बिहार की हवा दिल्ली जैसी कैसे हो गई, भारत जोड़ो यात्रा में किसे धोखा मिला और क्या अपने ही परमाणु प्लान से पुतिन डर गए। खबर है कि 9 दिसंबर के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कई बार चीन की सेना के ड्रोन को खदेड़ चुके हैं। पिछले 4 दिन में कई बार चीन की फौज के ड्रोन एलएसी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि 9 दिसंबर की घटना के बाद तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट कई बार एलएसी के करीब उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही चीन ने शरारत शुरू कर दी थी। पिछले 2 हफ्तों में कई बार चीन ने भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मुमकिन है कि उसने 9 दिसंबर की घटना से पहले भारत की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश की होगी। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एलएसी के पास भेजे गए ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सकें। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई, बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। हालांकि एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले ही दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया, तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। लेकिन चालबाज चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य हैं और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमेहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमेहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसीलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीनी या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। लेकिन भारत के साथ उलझना उसे एक बार फिर भारी पड़ गया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय हुए 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। 1914 में सर हेनरी मैकमेहन ने सीमा से जुड़े विवाद का अंत करवाया था। सर हेनरी मैकमेहन उस वक्त के भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे, जिन्होंने शिमला में एक सम्मेलन रखा था जिसमें चीन और भारत के नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में तिब्बत को भी शामिल किया गया था और तीनों ही देशों ने उस वक्त मैकमेहन लाइन को मानने पर सहमति जताई थी। तभी से दुनिया भर में मैकमेहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर पहचान मिल गई थी। लेकिन सीमाओं पर संतोष करने की आदत चीन की नहीं रही। उस वक्त भी चीन ने समझौते के कुछ दिन बाद ही उसे मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि पूरे तिब्बत पर दावा ठोक दिया और तिब्बत पर हमले की तैयारी भी तभी से शुरू भी कर दी। भारत की सीमाओं पर भी चीन की बुरी नजर हमेशा से है। चीन और भारत की सीमा यानी एलएसी 3 हिस्सों में बटी है, जो कुल 3,488 किलोमीटर लंबी है। एलएसी के इन 3 हिस्सों को ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड से लगने वाली सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। जबकि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, जिसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी एलएसी पर चीन की शरारतें कभी बंद नहीं होती। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं।
जबकि 9 दिसंबर की घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हालात खराब दिखने लगे हैं। लेकिन भारत की फौज चीन से निपटने की तगड़ी तैयारी पहले से करने में लगी हुई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हालात कितने भी कठिन हो, भारतीय फौज वहां मिनटों में पहुंच सकती है, जिसके लिए सालों से लगातार तैयारियां चल रही थी। खासतौर पर पिछले कुछ महीनों में भारतीय फौज ने अपनी तैयारी पूर्वोत्तर के राज्यों में कई गुना बढ़ा दी। असम के तेजपुर में भारतीय फौज के सुखोई 30 फाइटर जेट का एक दस्ता हर वक्त तैनात रहता है। असम सेक्टर में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। असम के मिसामारी एयरबेस पर वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों का लगातार अभ्यास चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफाल की तैनाती है, जो हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाता है। मतलब ये कि अगर चीन ने शरारत की तो उसे इसका तगड़ा जवाब भी मिलेगा। तवांग में चीन को इसका ट्रेलर भी मिल गया होगा। और भारतीय फौज ने साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी अगर भारत को छेड़ा भी गया तो भारत छोड़ेगा नहीं। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि एलएसी के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक एक साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। क्योंकि भारत और चीन के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही एलएसी के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से चीनी सैनिक अपने साथ कीलों वाले डंडे, लोहे की गेंद और बिजली के झटके देने वाली टेजर गन लेकर पहुंचे थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी हैं। यानी चीन के सैनिक एक सोची समझी साजिश के तहत तवांग पहुंचे थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी, और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसीलिए चीन के सैनिकों ने इस तरह के हथियारों से हमला करने का प्लान बनाया ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि गलवान में 2 साल पहले हुई झड़प में भी चीन के सैनिकों ने इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इधर एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आते ही भारत के तवांग सेक्टर की चर्चा होने लगी। 1962 की जंग के बाद से ही चीन भारत के तवांग पर कब्जे का सपना देख रहा है, और इसीलिए उसने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एलएसी के पास जिन इलाकों पर चीन की बुरी नजर है, तवांग उन्हीं में एक है। जिसकी बड़ी वजह है तवांग की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये चीन और भूटान की जंक्शन पर मौजूद है। और इसीलिए चीन भारत का तवांग सेक्टर हथियाने के चक्कर में रहता है, क्योंकि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग की सीमा पश्चिम में भूटान से और उत्तर में तिब्बत से लगती है। और अगर चीन की सेना वहां पहुंच गई तो वो तिब्बत और एलएसी दोनों की निगरानी कर सकती है। 1962 की जंग में उसने तवांग पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी। लेकिन ये इलाका मैकमेहन लाइन के अंदर आता है और इस वजह से चीन का उस पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। लेकिन अब चीन मैकमेहन लाइन को ही नहीं मान रहा और तवांग सेक्टर को तिब्बत का हिस्सा बताकर हथियाने की कोशिश में है। चीन से बचकर और तिब्बत से भागकर दलाई लामा सबसे पहले तवांग ही पहुंचे थे, जिसके बाद चीन का खून खौल उठा, क्योंकि वो दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है। और उसे डर है कि तवांग में दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि तवांग को बौद्ध धर्म का केंद्र भी कहा जाता है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जिसे चीन तबाह करना चाहता है और तवांग पर कब्जा करके तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और इसीलिए चीन के सैनिकों ने तवांग की यांगसे चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। पिछले साल नवंबर में भी वहां भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आई थी। और एक बार फिर तवांग की इसी चोटी पर झड़प हुई, जहां चीन को फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी। यांगसे चोटी तवांग के उत्तरी इलाके में है और मार्च के महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। ये जगह भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है और सूत्र बताते हैं कि इस इलाके में भारत के 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि चीन तवांग की इस चोटी पर चढ़ने की चाल चलता रहता है, क्योंकि यहां से वो पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है और एलएसी की जासूसी कर सकता है। भारत के तवांग सेक्टर की अहमियत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि तवांग के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुस सकते हैं। ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। इस बीच खबर है कि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के रॉकेट लॉन्चर तैयार हैं। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर सेना के 2 ताकतवर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मिलिट्री ड्रिल जारी है। यानी वहां चीन ने जरा भी चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खबर है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर सेना ने स्मिर्च और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये दोनों रॉकेट लॉन्चर 1 मिनट से कम समय में सारे रॉकेट फायर कर सकते हैं। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्वदेशी है और इतना खतरनाक है कि इससे दागे जाने वाले रॉकेट 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करते हैं और ये लॉन्चर सिस्टम 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट।
जबकि सोवियत संघ के दौर में बने स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला एक बड़े इलाके को नेस्त नाबूद कर सकता है, क्योंकि इससे दागा गया एक रॉकेट फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि ये 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। यही वजह है कि भारतीय सेना अपनी खुद की रॉकेट फोर्स तैयार कर रही है, जो दावा है कि चीन के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगी। इधर 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प को चीन की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि चीन के पैंतरे से निपटने के लिए एलएसी पर भारत के घातक हथियार पहले से ही तैनात हैं, जिनके आगे चीन के तमाम हथियार फेल हैं। और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने एलएसी पर जरा भी चालाकी दिखाई तो भारतीय सेना उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। असल में एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने पहले ही वहां अपने घातक हथियारों को तैनात कर दिया था, जिनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। रूस का ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। यही नहीं, ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। वहीं ये एक बार में 400 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 36 टारगेट को एक साथ तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इस हथियार से दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हमले के लिए तैयार करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए एलएसी के पास रफाल भी तैनात है, जिसकी ताकत के आगे दुनिया के तमाम लड़ाकू विमान फेल हैं। रफाल की रफ्तार मैक 2 है, यानी आवाज की गति से दुगनी। ये लड़ाकू विमान 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यही नहीं, ये अपने साथ 9000 किलो वजनी हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में परमाणु हमला करने में भी किया जा सकता है। ये हवा में उड़ते विमानों के लिए तो काल है ही, साथ ही ये दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी तबाह करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें 300 किलोमीटर की रेंज तक हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें लगी। वहीं रफाल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ठिकानों को डिटेक्ट करने में भी सक्षम है और पलक झपकते ही उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही एलएसी पर चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर को भी तैनात कर दिया है। इन हथियारों के अलावा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ कई दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर भी वहां पहले से तैनात हैं। खबर तो ये भी है कि चीन की गतिविधियों पर एलएसी के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम नजर बनाए हुए है। इसके अलावा अरुणाचल में चीन सीमा के नजदीक भारतीय सेना ने एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया है, जहां से लगातार चीनी एयर स्पेस पर नजर रखी जा रही है, ताकि अगर चीन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन एलएसी के पास आते हैं तो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। उधर बॉर्डर पर चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए भारत ने लेजर से हमला करने वाली तकनीक विकसित की है, जिसे हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस हथियार से चीन एलएसी पर पूरी तरह लाचार हो जाएगा, क्योंकि इस तकनीक से चीन के न केवल रेडार सिस्टम बल्कि ड्रोन और हाईटेक कैमरे भी काम करना बंद कर देंगे। भारत का यह हथियार वक्त पड़ने पर लेजर से हमला करेगा। असल में चीन इसी तकनीक के जरिए बॉर्डर पर भारत के रेडार सिस्टम, ड्रोन और कैमरे को समय समय पर बंद करने की फिराक में रहता है, लेकिन अब भारत ने भी ऐसी तकनीक विकसित कर उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यह जो वेपन है ये बहुत ही कारगर होगा। भारत का यह हथियार चीन से कई कदम आगे है, क्योंकि चीन का हाई पावर माइक्रोवेव वेपन जहां 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में असरदार है, वहीं भारत के इस हथियार की जद में एलएसी के पास 10 किलोमीटर के इलाके में चीन का सर्वेलेंस सिस्टम होगा। इस बीच दुश्मन देशों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमानों की खरीद तेज कर दी। इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जाएगी, ताकि सरहद पार से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया गया कि चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की निगरानी को और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमान खरीदेगी। ये विमान दिन और रात में निगरानी करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टारगेट का पता लगाने के लिए तैनात किए जाएंगे। दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने और सही जगह पर सैनिकों को तैनात करने में भी इनसे मदद मिलेगी। इसके अलावा सेना ने 363 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिनकी मदद से दूर दराज के इलाकों में तैनात जवानों को जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। इधर चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सैन्य अभ्यास करेगी। यह अभ्यास 2 चरण में होगा, पहला 15 और 16 दिसंबर को और दूसरा 20 दिसंबर को। वैसे इस ड्रिल का समय पहले से तय था, लेकिन एलएसी पर तनातनी के बीच भारत का अपने पूर्वोत्तर में 2 बड़े सैन्य अभ्यास करना चीन की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत की सेना चीन के हर उस प्लान को फेल कर रही है जो उसने भारत में अतिक्रमण के लिए बनाया था।
9 दिसंबर को हुई झड़प इसका सबूत है। भारत की वायुसेना के अभ्यास का पहला चरण 15 और 16 दिसंबर को होगा और ये अभ्यास असम के तेजपुर और जोरहाट समेत बंगाल के हासीमारा में किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। इसके अलावा 20 से 23 दिसंबर तक होने वाले अभ्यास में एयरफोर्स में शामिल सुखोई 30, रफाल और तेजस अपना दम दिखाएंगे, जो LAC पर घुसपैठ के चक्कर में बैठे चीन की नींद उड़ा देंगे, क्योंकि चीन भारत की हवाई सीमा में भी घुसने की फिराक में रहता है। इस बीच चीन के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और तवांग झड़प से गुस्साए लोगों ने चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। और वो गुस्से से इस कदर भरे दिखे कि उन्होंने चीन के झंडे वाले पोस्टर जला दिए। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं के हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी दिखी, जिस पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और हाथों में तिरंगा लिए चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाए। उसको बताना होगा कि जैसे एक बालाकोट हुआ था, अब दूसरा गलवान होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के घुसने की कोशिश के बाद इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर जुटकर प्रदर्शन किया। उधर चीन बेशक अब LAC पर हालात स्थिर होने की बात कह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की सरकार के प्लान ने उसे बुखार चढ़ाकर रखा है। सरकार तेजी से अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है, वो भी LAC तक जाने वाली ऐसी सड़कें जो 12 महीने चालू रहेंगी। इसी बात ने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि LAC के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वो हथियार है जो भारत की चीन से आधी जंग वैसे ही आसान कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कें, हाईवे और सुरंगें होने से LAC तक सेना की मूवमेंट और उसे हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। चीन वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को अपनी जागीर बताने से बाज नहीं आता। ऐसे में मोदी सरकार चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हथियार को धार देने में लगी है। वैसे तो मौजूदा सरकार पूरी की पूरी LAC पर मूलभूत ढांचा मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन उसका फोकस, उसकी नजर फिलहाल पूर्वोत्तर पर है। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस अरुणाचल प्रदेश पर है। जबकि दशकों तक चीन के भड़कने के डर से भारत LAC पर रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने से हिचकिचाता रहा, लेकिन अब भारत सरकार की रणनीति बिल्कुल पलट गई है। अब भारत धड़ल्ले से चीन से लगने वाली सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है और उसकी इस रणनीति के केंद्र में अरुणाचल प्रदेश है। और अब तो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम शुरू हो चुका है। यह ऐसा हाईवे है जिसकी गिनती देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल योजनाओं में हो रही है। इसलिए चीन खौफ में मरे जा रहा है। उसे डर है कि अब वो भारत पर अपना जोर नहीं चला पाएगा, क्योंकि 2000 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भूटान के पास से शुरू होकर म्यांमार के बॉर्डर तक जाएगा। वो पूरी की पूरी मैकमेहन लाइन को कवर करेगा, यानी चीन की हर हरकत पर सेना नजर रख पाएगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे तवांग से भी गुजरेगा और तवांग सेक्टर में भारतीय सेना काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर चुकी है। इसलिए चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगा है। यही वजह है कि उसने तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सेना के साथ झड़प की, लेकिन सेना ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के सैनिकों को बैरंग लौटना पड़ा। इधर LAC के मुद्दे पर अमित शाह ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 9 दिसंबर को LAC के पास हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिससे संसद का प्रश्नकाल स्थगित हो गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने कांग्रेस से LAC के मुद्दे पर कई सवाल पूछे और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से मिले डोनेशन का मुद्दा उठा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट भी किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि चीनी दूतावास से मिले पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ। ये सारा मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस ने 9 दिसंबर को LAC के पास हुई झड़प के मामले पर संसद में खूब बवाल किया, जबकि सरकार ये कह चुकी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर औपचारिक बयान देंगे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने इसे कांग्रेस की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश ठहरा दिया। इस बीच खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी LAC के पार चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। इससे पहले लद्दाख में भी सीमा पार यानी चीन के इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई थीं। और अब खबर है कि चीन यही चाल उत्तराखंड में भी चल रहा है, यानी वो LAC के पार अपने इलाकों में सैनिकों के लिए ऐसा गांव बसाने में जुटा है जो उसके जवानों को छत दे सके, मतलब कड़ाके की ठंड में भी उसके सैनिक वहां रहकर मोर्चा संभाल सकें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन LAC से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा रहा है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 55 से 60 घर तैयार करने का प्लान है। असल में चीन की सीमा पर बसा ये वो इलाका है जहां पर आमतौर पर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है।
लेकिन खबर है कि चीन अपने सैनिकों के लिए वहां सड़क, बिजली और पानी समेत दूसरी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी में है ताकि उसकी सेना को किसी तरह की परेशानी न हो। और इसके पीछे चीन की मंशा उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की है। खबर तो यह भी है कि चीन भारत के साथ किसी भी संभावित युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। इधर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें दमोह जिले के हट्टा स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब शब्द को उसके किस शब्द में हत्या का मतलब हारना होता है, बताएं। 11 दिसंबर को राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। उधर कर्नाटक में जीका वायरस का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस की पुष्टि हुई, जिसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी और बताया कि कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस पाया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में जीका वायरस का यह पहला मामला है, जिससे निपटने के लिए उनका विभाग पूरी तरह तैयार है और सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अभिनेत्री उर्फी जावेद पर सार्वजनिक जगह पर अश्लील और गैर कानूनी हरकतें करने का आरोप लगा। उर्फी जावेद पर मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में अली काशिफ खान नाम के वकील ने शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उर्फी जावेद न सिर्फ सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें करती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो आपत्तिजनक पोस्ट करती हैं। वकील की शिकायत पर पुलिस ने उर्फी जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अभिनेत्री उर्फी जावेद पर इससे पहले भी अश्लील हरकतें करने और उनका वीडियो बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगता रहा है। इधर 2024 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक नए विवाद में फंस गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक वीडियो ने राहुल गांधी के किले में सेंध लगा दी। इस वीडियो में राजस्थान की सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी, जबकि वीडियो को अगर सही माने तो ये वही महिलाएं हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी थी। रात का अंधेरा और सवाई माधोपुर के जीनापुर की सुनसान सड़क, अकेली महिलाओं के पास न भूख मिटाने का जरिया, न रात गुजारने की कोई जगह और न ही घर पहुंचने का कोई साधन। जिस यात्रा के बूते राहुल गांधी की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की है, उस यात्रा में पहुंची महिलाओं का यह हाल कांग्रेस के ही नेताओं ने कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता बसों में भरकर उन्हें राजस्थान के 12 जिले से लाए थे, लेकिन यात्रा खत्म होते ही सारे नेता गायब हो गए और उन्हें घर पहुंचाना ही भूल गए। सड़क पर रात के वक्त जुटी महिलाओं की गिनती 1000 से ज्यादा बताई गई, जो राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी। मतलब ये कि जिस यात्रा के दम पर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं, उसी यात्रा में कांग्रेस के नेता वोटरों को दूर भगाने में लग गए। ऊपर से ये घटना उस राज्य में हुई जहां खुद कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर राज्य सरकार के संसाधनों को भारत जोड़ो यात्रा के लिए खर्च करने का आरोप लग गया और दावा किया गया कि सरकारी बसों से यात्रा के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन ये वीडियो सामने आते ही कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसी हालत हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं चूका। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के आधार पर जिस तरह ये यात्रा को सफल करने का एक ढोंग किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के हमलों से ज्यादा बड़ी टेंशन तो कांग्रेस के लिए वो सैकड़ों महिलाएं हैं जो घंटों तक मुसीबत में फंसी रहीं। राहुल के पीछे पीछे चलने के बावजूद वो कांग्रेस से ही नाराज हो गई, यानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर भी उनका रिश्ता कांग्रेस से टूट गया। राजस्थान के जिस 12 जिले से ये महिलाएं सवाई माधोपुर पहुंची, वहां की दूरी करीब 4 घंटे है, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो पर कोई सफाई तक नहीं आई। उधर यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस की सेना के बेस पर हमले की खबर आई। मेलिटोपोल के मेयर ने दावा किया कि इस हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई। हालांकि यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन मेलिटोपोल से आई तस्वीरों ने इशारा कर दिया कि वहां एक बड़ा हमला हुआ है। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने उस रास्ते पर बम बरसाया जिससे मेलिटोपोल में बैठे रूस के सैनिकों तक हथियार और दूसरी चीजें भेजी जाती थी। रात के अंधेरे में आग की ऊंची उठती लपटों ने संकेत दे दिया कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। मेलिटोपोल में हुई बर्बादी की सुबह की तस्वीरें भी आई। दावा किया गया कि ये तस्वीरें रूस की सेना के बेस की हैं, जिस पर यूक्रेन की सेना ने बम बरसा दिए। वहां के मेयर ने दावा किया कि हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई और रूस की सेना का पूरा बेस बर्बाद हो गया। हालांकि रूस का कहना है कि हमला मेलिटोपोल के बाहरी इलाकों में हुआ और उसके किसी सैनिक की जान नहीं गई, क्योंकि यूक्रेन ने हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से मेलिटोपोल के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया और इस हमले में 2 स्थानीय लोगों की जान गई और 10 लोग घायल हो गए। मतलब रूस उस दावे को नकार रहा है जिसमें कहा गया कि यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रूस के सैकड़ों सैनिकों की जान गई। मेलिटोपोल यूक्रेन के जापोरिजिया प्रांत का एक शहर है, जिस पर रूस की सेना ने पिछले महीने कब्जा करने का दावा किया था। लेकिन अब खबर है कि रूस को वहां जबरदस्त नुकसान हुआ। जापोरिजिया वो जगह है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था और दावा किया था कि वहां उसका कानून चलेगा।
लेकिन जनमत संग्रह के 2 महीने के अंदर ही पासा पलट गया, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि खैरसोन के बाद उसकी सेना जापोरिजिया में भी रूस को पीछे धकेल रही है, जिसका सबूत है मेलिटोपोल में कुछ दिन पहले हुआ अटैक। क्योंकि जापोरिजिया प्रांत का मेलिटोपोल खैरसोन के हेनिचेस्क शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर है और इस इलाके में रूस की सेना ने खैरसोन से खदेड़े जाने के बाद पनाह ली थी। हालांकि ये सारे दावे मेलिटोपोल के स्थानीय नागरिकों और वहाँ के मेयर ने किए और अभी यूक्रेन की सेना के औपचारिक ऐलान का इंतजार है, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि रूस सच बोल रहा है या यूक्रेन। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 1 रन बनाकर आउट होने वाले बाबर आजम का अपने ही देश में मजाक बन गया। जैसे ही वो आउट होकर डगआउट की तरफ लौटे, पाकिस्तान के प्रशंसक उन्हें जिम बाबर कहकर चिढ़ाने लगे, जिन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बना सकते हैं। असल में कुछ महीनों पहले बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई सीरीज में रनों की झड़ी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी तुलना दुनिया के बड़े क्रिकेटरों से की जाने लगी थी। हालांकि इस सीरीज के बाद हुए T20 विश्व कप और फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो पूरी तरह फेल साबित हुए। यही वजह थी कि पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों ने ही उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। उधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश में फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की। 4 दिन पहले ढाका में शेख हसीना सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन का आयोजन विपक्ष की तरफ से किया गया था, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों समर्थक जुटे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के साथ वहां फिर से चुनाव कराए जाने का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि 2023 के अंत में वहां चुनाव होने हैं। शेख हसीना बीते 3 बार से जीतती आ रही हैं, यानी उन्होंने 2009 से लगातार बांग्लादेश की सत्ता संभाल रखी है। लेकिन वहां के लोगों का आरोप है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में बढ़ते तेल के दामों और दूसरी चीजों की बढ़ती कीमतों में गिरावट लाने के लिए कुछ काम नहीं किया। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में शेख हसीना ने विपक्ष के नेताओं को आतंकी करार दिया और लोगों को ये चेतावनी दी कि वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सत्ता में वापसी का ख्याल छोड़ दें। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इधर दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को कई बार मिस्ड कॉल देकर कुछ ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 50 लाख रुपए उड़ा लिए। ये घटना 13 नवंबर की बताई गई, जब सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह अपने घर पर बैठे थे। शमशेर सिंह के मुताबिक उन्हें करीब 2 घंटों के अंदर कई मिस्ड और ब्लैंक कॉल आई और इसी बीच शमशेर सिंह के बैंक अकाउंट से करीब 50 लाख रुपए निकल गए। शमशेर सिंह ने बताया कि 13 नवंबर की शाम 7 बजे से कॉल आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रात 8:45 बजे तक चला। OTP शेयर नहीं किया और ऑटोमेटिकली हमें डेबिट का मैसेज आ जाता है। शमशेर सिंह के मुताबिक पहले 2 मैसेज में 12-12 लाख रुपए उनके करंट अकाउंट से निकले, जिसके बाद 10-10 लाख रुपए उनके खाते से निकाले गए और फिर 4,63,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकलने का मैसेज उनके पास आया। इस तरह कुल 48,63,000 रुपए शमशेर सिंह के अकाउंट से बदमाशों ने उड़ा लिए। IFSO यूनिट है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जांच के दौरान पता चला कि ये पैसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हुए। पुलिस को शक है कि ठगी करने वालों ने झारखंड के जामताड़ा से ये काम किया। साथ ही पुलिस ने आशंका जताई कि ये मामला सिम स्वैपिंग तकनीक से जुड़ा हो सकता है, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स किसी के मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है और फिर OTP लेकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। उधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली। उन्हें एक अज्ञात आदमी ने घर पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी, जिसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर छानबीन में जुट गई। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले आदमी की पहचान कर ली गई है, जो कि बिहार का बताया जा रहा है। आरोप है कि पहले भी इस आदमी ने शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था, लेकिन तब FIR दर्ज नहीं की गई थी और समझाकर उसे छोड़ दिया गया था। इस बीच दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर जागो पार्टी नाम के संगठन ने प्रदर्शन किया। उस संगठन से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान सरकार से लाहौर के गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह को दोबारा खोलने की मांग की और पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध जताया। गुरुद्वारा खोलने की मांग पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। जागो पार्टी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की और पाकिस्तान से गुरुद्वारे की चाबियां वहां के सिख समुदाय से जुड़े लोगों को देने की मांग की। सरकार चाबियां वहां की गुरुद्वारा कमेटी को दे। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते ही गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह को मस्जिद बताकर बंद कर दिया गया था। इधर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने बीच सड़क पर अपने एक फैन की ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने फैन की गुजारिश पर उसकी टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी सफेद टी-शर्ट पहने अपने फैन की पीठ पर ऑटोग्राफ देते नजर आए। इसी बीच उनके कुछ और प्रशंसक भी वहां जमा हो गए, जिन्होंने एक एक कर धोनी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे बम लगाया था।
लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने बम को बरामद कर नष्ट कर दिया। जैसे ही बम को नष्ट किया गया, वहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। आतंकियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था, लेकिन समय रहते उसे बरामद कर लिया गया, जिसके बाद मौके पर आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। फिर वहां से आईईडी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि बम मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और कुछ इलाकों में उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों की तस्करी के आरोप में पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि ये कंपनियां अमेरिका की सुरक्षा नीति के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े उपकरण अमेरिका से मंगवाए जा रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के लिए तकनीक भी दे रही थी। यानी पाकिस्तान की ये 6 कंपनियां जिन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया, वो चोरी छिपे अपने देश की परमाणु गतिविधियों में शामिल थी। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ और देशों की 24 कंपनियों पर भी इसी तरह का एक्शन लिया। अमेरिका को शक है कि ये कंपनियां रूसी सेना की मदद करने में जुटी थी। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर फिल्म पठान में एक्टर दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़ों पर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकिनी पहने हुई थी, जिसके बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान एक बार फिर विवादों में घिर गई। इस बार अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण की बिकिनी के भगवा रंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस थिएटर पर फिल्म पठान दिखाई जाएगी उसे फूंक दिया जाएगा। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। अयोध्या के संत समाज ने भगवा रंग को सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतीक बताया और फिल्म में इस तरह के सीन की निंदा की। साथ ही मांग की कि दीपिका पादुकोण के भगवा बिकिनी पहने इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाए। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिल्म के निर्माता और निर्देशक से लेकर कलाकारों तक को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू के ही विधायक ने सवाल खड़े कर दिए। नीतीश की पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, ताकि जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। इसका प्रारूप में कुछ तो चेंजेस लाना चाहिए ताकि अत्याचार गरीबों पे बंद हो। संजीव कुमार ने जैसे ही शराबबंदी कानून में बदलाव की बात कही, बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेर लिया। शराबबंदी भी आपका फेल है, खुद आप डीएमएसपी के आगे हाथ जोड़ते नजर आते हैं। जेडीयू विधायक ने पुलिस पर शराबबंदी कानून के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। इस बीच संसद पर हमले की 21वीं बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद परिसर में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था, जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद पीआईबी ने प्रोजेक्ट को कैबिनेट के पास भेज दिया और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार 2 चरण में होगा। पहले चरण में नोएडा के सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 2 तक काम होगा और इस कॉरिडोर पर 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके बाद मेट्रो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक जुड़ जाएगी। उधर झारखंड के घाटशिला में एक कॉलेज की प्रदर्शनी में रॉकेट का मॉडल फटने से 11 छात्र जख्मी हो गए। ये घटना एक दिन पहले की बताई गई, जब कॉलेज में कुछ छात्रों ने रॉकेट के मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी, लेकिन तभी अचानक मॉडल फट गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अरे भाई, सामने आई तस्वीरों में दिखा कि मॉडल के आसपास भीड़ जमा होने के बाद रॉकेट को उड़ाकर दिखाने की कोशिश थी, लेकिन तभी रॉकेट के उस मॉडल में ब्लास्ट हो गया। वगैरह के फॉल्ट होने के कारण वो विस्फोट किया। इस घटना में 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच तुर्की ने उत्तरी इराक में 8 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। उसने इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की का लड़ाकू विमान टारगेट पर बम बरसाता नजर आया। तुर्की ने दावा किया कि उत्तरी इराक में हुई एयर स्ट्राइक में 8 कुर्द लड़ाकों की मौत हुई। तुर्की ने इस साल अप्रैल से कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए क्लॉ लॉक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके तहत वो उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों को उड़ा रहा है। वैसे 2020 में उसने वहां 2 ऑपरेशन चलाए थे, जिनके नाम क्लॉ ईगल और क्लॉ टाइगर थे, लेकिन इस साल उसने दोनों ऑपरेशन जोड़ दिया और उन्हें एक करके क्लॉ लॉक ऑपरेशन नाम दिया। और इसी ऑपरेशन के तहत उसने इराक में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारा। तुर्की करीब 35 साल से कुर्द लड़ाकों से लड़ रहा है और उन्हें आतंकी बताकर उनका खात्मा कर रहा है। यही नहीं, उसने बेझिझक होकर दुनिया को इसका सबूत भी दिखाया और कुर्द लड़ाकों को मारने और उनके आत्मसमर्पण का वीडियो शेयर किया। उसने दावा किया कि उत्तरी इराक में उसके ऑपरेशन से घबराकर 4 कुर्द लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया।
जिसका वीडियो उसने शेयर किया, जिसमें 4 लोग तुर्की की सेना के सामने घुटने टेकते नजर आए। तुर्की ने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाले लोग कुर्द लड़ाके हैं, जिनके पास से 4 AK-47, 600 बुलेट और 10 हैंड ग्रेनेड मिले। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती। खुद अमेरिका ये नहीं कहता और इसीलिए तुर्की इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन वो रुक नहीं रहा और अपने दोनों पड़ोसी देशों इराक और सीरिया में कुर्द ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इधर पटना में टीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों ने नौकरी की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। गुस्साए सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और विधानसभा के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहां डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुरुआत में अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब वो विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वालों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखे। वो वहां आसपास की दुकानों में छिपकर पुलिस से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें पुलिस ने नहीं छोड़ा और बाहर निकालकर उन पर लाठियां बरसाईं। टीईटी की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया। विज्ञप्ति जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग रोड पर रहेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। उधर चीन के बाद अमेरिका ने भी नकली सूरज बना लिया। खबर है कि कैलिफोर्निया में अमेरिकी वैज्ञानिक पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पैदा करने में कामयाब रहे। इसी वजह से इसे नकली सूरज कहा जा रहा है, क्योंकि सूरज की ताकत, उसकी कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का राज न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह कारनामा कुछ वैसा ही है जैसा स्पाइडरमैन फिल्म में डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया था। The power of the sun in the palm of my hand. जब 2 या उससे ज्यादा एटम एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये सुनने में भले ही मामूली सी बात लगे, लेकिन 2 एटमों को फ्यूज करना कोई आसान काम नहीं। ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है, लेकिन जब ये होता है तो अथाह ऊर्जा पैदा होती है। सूरज के अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन हर वक्त होता है, इसी वजह से उसमें अनलिमिटेड एनर्जी पैदा होती है। अमेरिका के वैज्ञानिक सूरज के उसी न्यूक्लियर फ्यूजन को धरती पर कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड बिजली भी पैदा हो सके और रत्ती भर प्रदूषण भी ना हो। इधर केरल की विधानसभा में गवर्नर को प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियों के चांसलर पद से हटाने से जुड़ा बिल पास हो गया। यानी अब यूनिवर्सिटियों के सबसे बड़े पद पर केरल के राज्यपाल का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भले ही बिल विधानसभा में पास हो गया हो, पर इसे मंजूरी के लिए गवर्नर के पास ही भेजा जाएगा। हालांकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले महीने इस मामले पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कोई बिल पास होगा तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। उधर मुंबई में बेस्ट ने प्रीमियम बस सर्विस की शुरुआत कर दी, जिसका टिकट लोग ऐप के जरिए बुक करा सकते हैं और कार्ड के जरिए भी टिकट का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बेस्ट चलो बस के ऐप में जाकर लोग अपनी पसंद की योजना का भी चयन कर सकते हैं। बेस्ट ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से ठाणे के बीच प्रीमियम सर्विस की शुरुआत की। बेस्ट की चलो बस सोमवार से शनिवार तक चलाई जाएगी। इस बीच यूके में हड्डियां जमा देने वाली ठंड में अभिनेता टाइगर श्रॉफ बिना टी शर्ट के मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। टाइगर श्रॉफ ने -7 डिग्री तापमान में बिना टी शर्ट पहने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें वो बिना टी शर्ट के टॉवल में घूमते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, वीडियो के एक हिस्से में तो वो बर्फ के बीचों बीच खड़े नजर आए और उन पर बर्फ गिरती दिखी। उस वक्त भी टाइगर श्रॉफ ने टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी। अभिनेता टाइगर श्रॉफ इन दिनों यूके में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने मौसम का लुत्फ उठाते हुए बिना टी शर्ट पहने अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक बीडीओ पर बीजेपी के नेता ने हमला कर दिया। बताया गया कि बीजेपी नेता पंचायत में टीएमसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने से नाराज थे। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीजेपी नेता सुभाष सरकार बालूरघाट के बीडीओ अनुज सिकदर पर कुर्सी से हमला करते नजर आए। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अनुज सिकदर अपने दफ्तर में बैठे दिखाई दिए। तभी बीजेपी मंडल के सभापति सुभाष सरकार उनके ऑफिस में दाखिल हुए। वो चलते हुए अधिकारी के पास पहुंचे और फिर पास में रखी एक कुर्सी से उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से अधिकारी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि हमले से बचने के लिए उन्होंने कुर्सी पकड़ ली, जिसके बाद बीजेपी नेता ने वहां रखी एक दूसरी कुर्सी भी उनकी तरफ उछाल दी। इसी दौरान आवाज सुनकर वहां एक आदमी पहुंचा, जिसके बाद सुभाष सरकार वहां से निकल गए। इस घटना में बीडीओ के सिर और हाथ में चोटें आईं। बाद में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर बीजेपी नेता के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिका की वायुसेना ने पहली बार आधुनिक ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। इससे पहले अमेरिका ने कई बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी। पर इस बार अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट से इसके सफल परीक्षण का दावा किया। अमेरिका का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A ने टेस्ट के दौरान
5 मैक यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा की स्पीड हासिल की। अमेरिका ने परीक्षण से पहले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें B-52 बॉम्बर को कुछ सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करते दिखे। सबसे पहले एक बड़े ट्रक से AGM-183A मिसाइल को एयरबेस पर लाया गया। इसके बाद एक मशीन की मदद से उसे उठाकर B-52 बॉम्बर के पास ले जाया गया। थोड़ी देर बाद बड़ी सावधानी से वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइल को विमान में लगाना शुरू किया। सारी तैयारी होने पर B-52 बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आसमान में उड़ गया और एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसे दागा गया जिसमें मिसाइल ने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में एक सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेने के दौरान पकड़े जाने के डर से कई नोट निगल लिए। आरोप है कि उसने एक मामले में कार्रवाई करने के लिए पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस टीम को कर दी। जिसके बाद विजिलेंस की टीम आरोपी सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ गिरफ्तार करने पहुंच गई, लेकिन उस पुलिस वाले ने पकड़े जाने के डर से एक के बाद एक कई नोट निगल लिए। पैसे खा रहा है, जल्दी पकड़ी सर। हालांकि विजिलेंस के अधिकारियों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। किसी ने उसके हाथ पकड़े तो किसी ने उसके मुंह को बंद करना चाहा ताकि वो उन नोटों को न निगल सके, लेकिन आरोपी सब इंस्पेक्टर ने चालाकी दिखाई और जमीन पर गिरकर नोटों को निगलने लगा। इसके बाद उसके मुंह से उन नोटों को निकलवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। जिसके बाद विजिलेंस की टीम उसे पकड़कर अस्पताल ले गई ताकि उसकी हालत खराब न हो जाए। उधर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद अली ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरने के बाद जब बेन स्टोक्स ने मोहम्मद अली से हाथ मिलाना चाहा तो वो भड़क गए और स्टोक्स को उनसे दूर रहने की सलाह देते नजर आए। असल में क्रीज पर पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी के तौर पर आगा सलमान और मोहम्मद अली थे, जिनमें अली का कैच कीपर ओली पोप ने ले लिया, लेकिन मोहम्मद अली ने फौरन थर्ड अंपायर से रिव्यू की मांग की। उधर बेन स्टोक्स को पूरा भरोसा था कि मोहम्मद अली आउट हो गए हैं, इसलिए वो उनसे हाथ मिलाने पहुंचे तो अली ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बेन स्टोक्स पीछे हट गए। हालांकि इसके बाद थर्ड अंपायर ने मोहम्मद अली को आउट करार दिया और पाकिस्तान की टीम सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी हार गई। इधर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया और रोजगार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नीतीश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने रोजगार के मुद्दे पर नारेबाजी भी की। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, मगर एनडीए के कार्यकाल में दी गई नौकरियों के ही नियुक्ति पत्र दोबारा बांट दिए गए। उसी नौकरी का सर्टिफिकेट फर्जी बांट रहे हैं। बिहार सरकार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अभी तक राज्य में एक भी नई नौकरी नहीं दी। उधर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 लोकल ट्रेनों के आमने सामने आ जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई, जिसके बाद दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते दोनों तरफ से ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोक दिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच ईरान के फुटबॉलर आमिर नसर को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने महसा अमीनी की मौत के बाद से चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया था और महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया था, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए किसी कैदी को फांसी की सजा देने का यह दूसरा मामला है। कुछ दिनों पहले भी वहां एक कैदी को फांसी दी गई थी, जिस पर प्रदर्शन के दौरान 2 सुरक्षा कर्मियों की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप था। इधर मुंबई के पास ठाणे में शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक एक गुट वहां बन रही सड़क के काम की निगरानी में लगा था, तभी दूसरे गुट के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट मच गई। इस दौरान एक आदमी दूसरे को बंदूक के पिछले हिस्से से पीटता नजर आया। तभी दूसरे गुट के एक आदमी ने सफेद शर्ट पहने एक शख्स के सिर पर डंडे से जोरदार हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद यही दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया, तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। लेकिन चालबाज चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य हैं और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को LAC कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमेहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमेहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसीलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था।
तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीनी या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। लेकिन भारत के साथ उलझना उसे एक बार फिर भारी पड़ गया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय हुए 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। 1914 में सर हेनरी मैकमेहन ने सीमा से जुड़े विवाद का अंत करवाया था। सर हेनरी मैकमेहन उस वक्त के भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे, जिन्होंने शिमला में एक सम्मेलन रखा था जिसमें चीन और भारत के नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में तिब्बत को भी शामिल किया गया था और तीनों ही देशों ने उस वक्त मैकमेहन लाइन को मानने पर सहमति जताई थी। तभी से दुनिया भर में मैकमेहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर पहचान मिल गई थी। लेकिन सीमाओं पर संतोष करने की आदत चीन की नहीं रही। उस वक्त भी चीन ने समझौते के कुछ दिन बाद ही उसे मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि पूरे तिब्बत पर दावा ठोक दिया और तिब्बत पर हमले की तैयारी भी तभी से शुरू भी कर दी। भारत की सीमाओं पर भी चीन की बुरी नजर हमेशा से है। चीन और भारत की सीमा यानी LAC 3 हिस्सों में बटी है, जो कुल 3,488 किलोमीटर लंबी है। LAC के इन 3 हिस्सों को ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड से लगने वाली सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। जबकि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है, जिसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी LAC पर चीन की शरारतें कभी बंद नहीं होती। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं, जबकि 9 दिसंबर की घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हालात खराब दिखने लगे हैं। लेकिन भारत की फौज चीन से निपटने की तगड़ी तैयारी पहले से करने में लगी हुई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर हालात कितने भी कठिन हो, भारतीय फौज वहां मिनटों में पहुंच सकती है, जिसके लिए सालों से लगातार तैयारियां चल रही थी। खासतौर पर पिछले कुछ महीनों में भारतीय फौज ने अपनी तैयारी पूर्वोत्तर के राज्यों में कई गुना बढ़ा दी। असम के तेजपुर में भारतीय फौज के सुखोई 30 फाइटर जेट का एक दस्ता हर वक्त तैनात रहता है। असम सेक्टर में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। असम के मिसामारी एयरबेस पर वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों का लगातार अभ्यास चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफाल की तैनाती है, जो हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाता है। मतलब ये कि अगर चीन ने शरारत की तो उसे इसका तगड़ा जवाब भी मिलेगा। तवांग में चीन को इसका ट्रेलर भी मिल गया होगा। और भारतीय फौज ने साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी अगर भारत को छेड़ा भी गया तो भारत छोड़ेगा नहीं। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि LAC के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक एक साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। क्योंकि भारत और चीन के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही LAC के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से चीनी सैनिक अपने साथ कीलों वाले डंडे, लोहे की गेंद और बिजली के झटके देने वाली टेजर गन लेकर पहुंचे थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी है। यानी चीन के सैनिक एक सोची समझी साजिश के तहत तवांग पहुंचे थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी, और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसीलिए चीन के सैनिकों ने इस तरह के हथियारों से हमला करने का प्लान बनाया, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि गलवान में 2 साल पहले हुई झड़प में भी चीन के सैनिकों ने इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। खबर है कि 9 दिसंबर के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कई बार चीन की सेना के ड्रोन को खदेड़ चुके हैं। पिछले 4 दिन में कई बार चीन की फौज के ड्रोन LAC के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि 9 दिसंबर की घटना के बाद तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट कई बार LAC के करीब उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही चीन ने शरारत शुरू कर दी थी। पिछले 2 हफ्तों में कई बार चीन ने भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मुमकिन है कि उसने 9 दिसंबर की घटना से पहले भारत की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश की होगी। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI LAC के पास भेजे गए, ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सकें। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई, बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। हालांकि एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा।
और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले ही दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। लेकिन चालबाज चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया कि पुतिन युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने इसके पीछे दलील दी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपनी मौत का डर सता रहा है और पुतिन किसी भी सूरत में अपनी जान का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु हमला किया तो फिर यह जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, जिसके बाद अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों की तरफ से भी रूस पर एटम बम गिराए जा सकते हैं। जिसके बाद अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों की तरफ से भी रूस पर एटम बम गिराए जाएंगे, जिसमें पुतिन की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेंगे। उनका ये भी दावा है कि रूस में न सिर्फ तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, बल्कि पुतिन की हत्या की साजिश भी रची जा रही है, जिससे उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। हालांकि कुछ रोज पहले ही पुतिन ने ये धमकी दी थी कि अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। साथ ही अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर मुंबई के पास ठाणे में शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक एक गुट वहां बन रही सड़क के काम की निगरानी में लगा था। तभी दूसरे गुट के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो दोनों तरफ के लोगों के बीच सड़क पर जोरदार मारपीट मच गई। इस दौरान एक आदमी दूसरे को बंदूक के पिछले हिस्से से पीटता नजर आया। तभी दूसरे गुट के एक आदमी ने सफेद शर्ट पहने एक शख्स के सिर पर डंडे से जोरदार हमला कर दिया, जिसका वार इतना सटीक था कि वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरा। सफेद शर्ट पहने आदमी के गिरते ही सब हक्के बक्के रह गए और उन्होंने एक दूसरे से मारपीट बंद कर पहले उसे उठाया। बताया गया कि सिर पर वार होते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा था, जिसके बाद उसके साथियों ने किसी तरह उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर राजस्थान के अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के दौरान दो नेता आपस में भिड़ गए। यह हंगामा पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और दौसा सांसद जसकौर मीणा की मौजूदगी में हुआ, जब अचानक तीखी बहस के बाद बीजेपी की एक नेता ने दूसरी नेता पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पार्टी के दूसरे नेताओं ने तुरंत बीच बचाव किया और एक नेता को पकड़कर वहां से दूर ले गए। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इस बीच मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया और महाराष्ट्र सरकार का आभार जताया, क्योंकि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक कि अंडरग्राउंड मेट्रो करीब 34 किलोमीटर लंबी होगी और इसके शुरू हो जाने के बाद माना जा रहा है कि बांद्रा और चर्चगेट के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। इसकी वजह से इस रूट में चलने वाली लोकल ट्रेनों में भी भीड़ कम होने की संभावना है। इधर भारत सरकार ने पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी। आरोप है कि इस OTT प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी वेब सीरीज दिखाई गई थी, जिसके बाद विडली टीवी की वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप समेत टीवी ऐप पर बैन लगा दिया गया। ये फैसला IT नियम 2021 के तहत लिया गया। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस OTT प्लेटफॉर्म को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उधर कोलकाता में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कुलपति के खिलाफ छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों ने जैसे ही कुलपति को घर से बाहर निकलते देखा, उन्होंने वही मोर्चा खोल दिया और उन पर कुर्सियां फेंकने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें किसी तरह से बचाया, लेकिन गुस्साए छात्र लगातार कुर्सियां फेंकते रहे, जिसके बाद देखते ही देखते मामला बढ़ गया और सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। हालांकि बाद में छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया। छात्र पिछले 20 दिन से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच चीन में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। चीन के सभी प्रांतों में इस महामारी की वजह से हाहाकार मचा है। कोरोना से जुड़ी सख्त पाबंदियों में ढील देने के बाद तो हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए।
क्योंकि कई महीनों से लागू बंदिशों के खत्म होते ही लोग बिना रोक टोक बाहर निकलने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। चीन के सभी शहरों का यही हाल रहा। इस बीच वुहान से सामने आई तस्वीरों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि चीन में कोरोना की वजह से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। वहां के एक अस्पताल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। ये गाड़ियां पार्किंग में नहीं बल्कि सड़कों पर खड़ी की गई थी। मतलब अस्पताल में जगह नहीं बची, इसीलिए लोगों ने सड़क को ही जाम कर दिया। वुहान समेत सभी शहरों में दवाइयों की भी भारी किल्लत है। दवाइयों के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया, जिनके पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज समेत कई ईमेल, एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए, जिनका इस्तेमाल करके कभी वित्त मंत्रालय तो कभी आरबीआई के नाम पर उन्होंने लोगों को लूटा। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने करीब 3000 लोगों के साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने बताया कि जालसाज बीमा कंपनियों से डेटा इकट्ठा करते थे और लोगों को अपना निशाना बनाते थे। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हवाई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। शादी समारोह में उसने लोगों की भीड़ के बीच हवाई फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोगों की भीड़ के बीच बेधड़क कई राउंड फायरिंग करता दिखा। उसने फायरिंग से पहले अपनी जेब से गोलियां निकालकर पिस्तौल में भरी, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर उन्हें दाग दिया। फायरिंग के दौरान वहां कई लोग डांस कर रहे थे। इसके बावजूद बिना झिझक उसने एक नहीं बल्कि 4 राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले आदमी को धर दबोचा। इस बीच फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के क्वार्टर फाइनल मैच में 18 येलो कार्ड दिखाने वाले रेफरी को घर भेज दिया गया। उनके खिलाफ मेसी समेत दूसरे खिलाड़ियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद रेफरी को कतर से उनके घर वापस भेज दिया गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के खिलाड़ी कई बार आपस में भिड़ गए थे और पूरे मैच के दौरान कई बार खिलाड़ियों के बीच बहस हुई, जिसके लिए स्पेन के रेफरी ने कुल 18 येलो कार्ड दिखाए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसके लिए एक महिला कांस्टेबल कॉलेज के छात्र की तरह 1 महीने तक वहां घूमती रही और उन्होंने कॉलेज परिसर के साथ ही कैंटीन में मौजूद छात्रों से रैगिंग से जुड़ी जानकारियां जुटाई। इस बातचीत में उन्होंने फर्स्ट ईयर के छात्रों से रैगिंग करने वाले सारे सीनियर छात्रों के नाम उगलवा लिए। रैगिंग के मामले में बात करना धीरे धीरे मैंने अपनी तरफ से शुरू किया। बताया गया कि पुलिस ने ये जाल एक गोपनीय शिकायत के बाद बिछाया, जिसमें इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग किए जाने की बात कही गई थी, जिसकी सच्चाई पता करने के लिए 24 साल की कांस्टेबल शालिनी चौहान को कॉलेज का छात्र बनाकर वहां भेजा गया। और कुछ नए सिपाही थे, उनको भिजवाए कैंटीन में। पुलिस ने दावा किया कि सीनियर छात्रों ने न सिर्फ दूसरे छात्रों को प्रताड़ित किया, बल्कि उन पर दबाव बनाकर शिकायत भी वापस करवा ली, जिसके बाद पुलिस ने उन पर इस तरह से शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलों ने पूरे ओडेसा को अंधेरे में डाल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने ओडेसा के पावर स्टेशनों पर जोरदार हमले किए, जिसका असर यह हुआ कि वहां पूरी तरह अंधेरा छा गया। वहीं बिजली की सप्लाई रुक जाने से ओडेसा के समुद्री तट पर जारी काम भी पूरी तरह ठप पड़ गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने ओडेसा के कई हिस्सों पर लगातार हवाई हमले किए। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी कर दावा किया कि पिछले 2 दिनों में रूस ने सिर्फ ओडेसा और उसके आसपास ही करीब 60 मिसाइलें दागी। इसके अलावा उसने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले भी किए। उधर यूक्रेन की सेना के मुताबिक पिछले 2 दिन में रूस के करीब 10 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। लेकिन गिरने से पहले ये ड्रोन ओडेसा के 2 पावर स्टेशन को पूरी तरह से तबाह करने में कामयाब रहे, जिसका असर वहां के 15 लाख लोगों पर पड़ा। क्योंकि बिजली न होने की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने मोबाइल तक को चार्ज करने के लिए घंटों तक कतार में लगे नजर आए। वहीं लगातार होते ड्रोन हमलों की वजह से लोगों के बीच दहशत मच गई, जिसके बाद वो अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इधर मुंबई के पास ठाणे में कलेक्टर के दफ्तर में लगी लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई, जिसके अंदर कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि ऊपरी मंजिल से नीचे की तरफ आती लिफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से वो बीच में ही अटक गई। हालांकि लिफ्ट में फंसे लोगों को थोड़ी देर में बाहर निकाल लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज है, एलएसी पर बने तनाव पर 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प की घटना से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पता चला है कि यह वीडियो 9 दिसंबर का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव के इस वीडियो में साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो यांगसे का ही है, लेकिन 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हालांकि सेना की तरफ से इस वीडियो पर अभी कोई आधिकारिक बयान आना बाकी है।
संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, तो ये वीडियो जो ये इंटरनेट पे फैला हुआ है, लोग तो ये मानकर चल रहे हैं 9 दिसंबर का है और ऐसा ही बताया भी जा रहा है, ये गलत है? देखिए, जिस तरीके से अभी फिलहाल 17,000 फीट पे ये झड़प हुई है, वहाँ पे इस सीजन में इस तरीके का वेजिटेशन संभव नहीं होता है और इसी वजह से ये वीडियो जो है पिछले साल अक्टूबर के समय का हो सकता है, जब यांसे में भारत और चीन के बीच इस तरीके का विवाद हुआ था और जब भारत ने चीन के सैनिकों को बंधक बनाया था। ये उस वक्त का वीडियो हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये साफ बताया जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि ये 9 दिसंबर से जुड़ा वीडियो नहीं। शुक्रिया आपका संदीप। इस बीच सरकार खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद सिगरेट सिर्फ पैकेट में मिलेगी। संसद की स्थायी समिति ने खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की और साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट से स्मोकिंग जोन को हटाने का भी सुझाव दिया। खबर है कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट पेश करने से पहले इसका ऐलान कर सकती हैं। 3 साल पहले सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था और इसे बेचने के खिलाफ कानून भी बनाया गया था। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक बेकाबू कार ने टक्कर मारकर लोहे के गेट को तोड़ दिया। इसकी जानकारी बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर कार सवारों की तलाश में जुट गई। सामने आए वीडियो में एक तेज रफ्तार कार अचानक आई और लोहे के गेट को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गई। हालांकि कार सवार कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसी गेट से चले गए। उधर मुंबई के पास ठाणे से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां थूकने के विवाद में एक लड़के पर हत्या का आरोप लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का एक मोटरसाइकिल सवार को जमीन पर गिराकर उसे पीटता नजर आया। सामने आए वीडियो में दोनों के बीच बहस होती दिखाई दी। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया, लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल सवार वहां से जाने लगा, उस लड़के ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि लड़के की पिटाई में वो इतना घायल हुआ कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी यानी थुंकलेल्या अंगावरून त्यातून वाद झाला। सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार ने अपने ऊपर थूके जाने का विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात से नाराज लड़के ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच तुर्की और ग्रीस की तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार ग्रीस ने तुर्की की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि उनकी मिसाइलें ग्रीस पर वार कर सकती हैं, जिस पर ग्रीस की भी त्योरियां चढ़ गईं और उसने तुर्की को दूसरा उत्तर कोरिया बता दिया। ग्रीस ने कहा कि तुर्की जैसे एक नेटो सदस्य का ग्रीस जैसे दूसरे नेटो सदस्य को मिसाइल अटैक की धमकी देना और उत्तर कोरिया जैसा रवैया अपनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइयप एर्दोआन ने एक बार फिर ग्रीस को अपनी नई नवेली टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल का डर दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीस शांत नहीं बैठेगा तो तुर्की को भी कुछ करना पड़ेगा और फिर टाइफून मिसाइल ग्रीस पर फट भी सकती है। तुर्की ने अक्टूबर में ही काला सागर के ऊपर अपनी खुद की बनाई टाइफून मिसाइल टेस्ट की थी। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में शराब तस्कर और गैंगस्टर भीमसेन की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। प्रशासन की टीम उसके 2 ईंट के भट्टों पर ढोल के साथ पहुंची और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया। काफी वक्त से पुलिस गैंगस्टर भीमसेन की संपत्तियों का पता लगाने में जुटी थी। इसी दौरान उन्हें प्रतापगढ़ में उसके 2 ईंट के भट्टों का पता चला, जिन्हें प्रशासन ने कुर्क कर लिया। गैंगस्टर भीमसेन की अवैध शराब की एक फैक्ट्री का कुछ समय पहले पुलिस ने भंडाफोड़ किया था। उसी के बाद से पुलिस माफिया सरगना और गैंगस्टर भीमसेन की संपत्तियों का पता लगा रही थी। प्रशासन इससे पहले भी उसकी 2 संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। उधर पाकिस्तान में जेलों में बंद कैदी अब डॉक्टर और नर्स बन सकेंगे। वहां की सरकार ने जेलों में सजा काट रहे युवा कैदियों को मेडिकल की शिक्षा देने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्हें MBBS और नर्सिंग जैसे कोर्स कराए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 80,000 से ज्यादा कैदी जेलों में सजा काट रहे हैं, जिनमें युवा कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार अब इन कैदियों को शिक्षा देना चाहती है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 2 महीनों में दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से बड़ी राहत मिली। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा पिछले 8 सालों में सबसे साफ रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन 2 महीनों में दिल्ली का औसत AQI 142 रहा, जो पिछले 8 साल के मुकाबले सबसे अच्छा रहा। इधर खबर है कि प्रदूषण के मामले में बिहार ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। सोमवार को देश के जिन 10 शहरों की हवा सबसे प्रदूषित रही, वो 10 के 10 शहर बिहार के रहे। यानी बिहार के उन 10 शहरों में जितना प्रदूषण देश के और किसी भी शहर में नहीं रहा। ये आंकड़े प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए। सबसे खराब हवा बेगूसराय की रही, जहां सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 रिकॉर्ड किया गया, पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा। जबकि दूसरे नंबर पर बेतिया रहा, AQI का स्तर 439 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर समस्तीपुर, AQI 437। चौथे पर छपरा, AQI 404।
400 से ऊपर AQI का होना बेहद खतरनाक माना जाता है। इन 4 शहरों के अलावा बिहार के 12 शहर ऐसे रहे जहां AQI का स्तर 300 से 399 के बीच में रहा, जिसे बेहद खराब माना जाता है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां टोल प्लाजा पर कुछ लोग टोल कर्मियों की पिटाई करते दिखे। इस मारपीट में 4 टोल कर्मी घायल हो गए क्योंकि उन लोगों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह पीटा। सामने आए वीडियो में वो लोग टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों पर घूंसों की बरसात करते नजर आए। इस दौरान वो लगातार उनसे बचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वो उन्हें दौड़ा कर पीटते दिखाई दिए। हालांकि किसी तरह से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। टोल कर्मियों ने एक शादी समारोह में जा रही करीब 20 गाड़ियों को टोल चुकाने के लिए कहा था। तब गाड़ियों में बैठे लोगों ने पास के ही एक इलाके में रहने की बात कहते हुए टोल देने से मना कर दिया। लेकिन आरोप है कि जब उनसे टोल कर्मियों ने आईडी मांगी तो सभी ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की तरह बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है। यह दावा इसलिए किया गया कि क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने एक मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान किया, जिसमें न सिर्फ रूसी सैनिक हिस्सा लेंगे बल्कि इस मिलिट्री ड्रिल में रूस के घातक हथियारों की ताकत को भी परखा जाएगा। हालांकि इस ड्रिल में दोनों देशों के कितने सैनिक हिस्सा लेंगे और किन किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इस सैन्य अभ्यास को यूक्रेन पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बेलारूस भी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस की सेना से निपटने के साथ उन्हें बेलारूस की फौज से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। 1 महीने पहले ही ये खबर आई थी कि बेलारूस में रूस अपनी किंजल और इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है, जिसके बाद जेलेंस्की ने बेलारूस को हमले की धमकी तक दे दी थी। उधर दक्षिणी तुर्की ने अंतालिया प्रांत में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि वहां अचानक बाढ़ आ गई और उसकी जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर पता चला कि शहरों में सड़कें तो जैसे लापता ही हो गईं। वो दरिया बनी नजर आई और उस दरिया में भारी भरकम गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। बारिश का पानी जब उतरा तो लाखों रुपयों की गाड़ियां कबाड़ बन चुकी थी। उधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां घुसपैठ के मामलों में 75% तक की कमी आई है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी और बताया कि 2019 में घुसपैठ के 138 मामले सामने आए थे। उसी साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसके बाद आतंकियों की घुसपैठ में तेजी से कमी आई और 2021 में घुसपैठ के केवल 34 मामले सामने आए। उधर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक भक्तों ने जमकर दान किया है। श्रद्धालुओं ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान देकर रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि इससे पहले मंदिर में श्रद्धालुओं ने इतना दान नहीं किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर में पैसे से लेकर सोना चांदी दान किया है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बुजुर्ग किसी काम से अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी अचानक एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस हमले की जानकारी इलाके के लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ लिया। इस बीच रूस ने जंग में तटस्थ रुख अपनाए भारत की तारीफ की। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों ने रूस के कच्चे तेल के अधिकतम दाम की सीमा तय की थी, लेकिन भारत ने उस फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसलिए भारत के उस फैसले का रूस ने स्वागत किया। पिछले हफ्ते G7 देशों, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के कच्चे तेल की खरीद पर नकेल कसने का फैसला लिया था। वो इस बात पर राजी हुए थे कि रूस के कच्चे तेल को $60 प्रति बैरल, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदा जाएगा। रूस अपने तेल से ही खा रहा है और उससे जमकर तेल खरीदने वाले यूरोप ने भी अब अपनी खरीद बहुत कम कर दी है। वहीं जंग से अब तक रूस से भारत को होने वाला ऑयल एक्सपोर्ट 14 गुना बढ़ा है। इधर राजस्थान के कोटा में 12 घंटे के अंदर 3 छात्रों की खुदकुशी के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अहम बैठक की। इस बैठक में कोटा के कई कोचिंग सेंटरों के प्रतिनिधि भी पहुंचे और कोटा के कई हॉस्टल मालिकों को भी इस बैठक में बुलाया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि छात्रों को खुदकुशी जैसी घटनाओं से दूर रखने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। असल में एक दिन पहले कोटा में 3 छात्रों ने खुदकुशी की थी, जिनमें 2 छात्र एक ही हॉस्टल में रहने वाले थे। उधर पटना के परसा बाजार इलाके में 2 बदमाशों ने हथियारों के दम पर मोटरसाइकिल के एक शोरूम से हजारों रुपए लूट लिए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 बदमाश शोरूम के काउंटर की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद उनमें एक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर तान दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूसरा बदमाश उसकी तरफ बढ़ा और उससे कैश काउंटर का ताला खुलवाकर पैसे इकट्ठे करने लगा। सारे पैसे लूटने के बाद भी उन दोनों का मन नहीं भरा तो उन्होंने टेबल की अच्छी तरह से तलाशी ली। शोरूम के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि हथियारबंद बदमाश वहां से करीब 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिनकी शिकायत पुलिस थाने में करने के बाद उन पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई।
इस बीच खबर है कि ताइवान ने अपने देश में चीन के बनाए ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर ली। ताइवान ने दावा किया कि चीन इस ऐप के जरिए खुफिया जानकारी में सेंध लगाने की कोशिश में है, इसलिए वो टिकटॉक को ताइवान में बंद करने की योजना बना रहे हैं। खबर है कि ताइवान की संसद में एक कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि चीन इस ऐप के जरिए खुफिया जानकारी जुटा रहा है जो ताइवान के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस ऐप पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कड़ा इम्तिहान देने वाले कहां हैं? कड़ा इम्तिहान देने वाले कहां हैं? मोहब्बत में जान देने वाले कहां हैं? सौगात की एक बात कही अनमोल ने, जमीन और कब तक तरसती रहेगी, इसे आसमान देने वाले कहां हैं? मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।